देश में 2027 में जनगणना होनी है, जिसकी तारीखें आखिरकार सामने आ गई हैं। जी हां, 2021 में होने वाली जनगणना कोविड महामारी की वजह से टल गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस बार की जनगणना खास है क्योंकि इसमें पहली बार आजादी के बाद जाति गणना भी शामिल है। यह न सिर्फ देश की आबादी का हिसाब किताब रखेगा, बल्कि नई नीतियों और राजनीति को भी दिशा देगा। तो आखिर कैसे होगी यह जनगणना, कौन कौन सी जानकारियां जुटाई जाएंगी और बेघरों से लेकर जंगलों में रहने वाले जनजातियों की गिनती कैसे होगी, आइए इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की तारीखों की। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें देश के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें मैदानी इलाकों की आबादी की गणना होगी। यह 2 चरणों में इसलिए बांटा गया है ताकि देश के हर कोने तक पहुंचा जा सके। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई और हर 10 साल में होने वाली इस प्रक्रिया को 2021 में कोविड की वजह से टालना पड़ा था, लेकिन अब यह प्रक्रिया फिर से पटरी पर है। इसमें कई बड़े बदलाव देखने को इस बार मिलेंगे। इस बार की जनगणना में सबसे बड़ा बदलाव है जाति गणना का शामिल होना। जी हां, आजादी के बाद पहली बार भारत में सभी जातियों की गिनती होगी। इससे पहले 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन में जाति गणना होती थी, लेकिन 1951 की पहली जनगणना में सरकार ने केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती की थी। इस बार केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को यह फैसला लिया कि जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार पहले सभी जातियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसमें अनुसूचित जाति की 1270 और अनुसूचित जनजाति की 748 जातियों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जातियों को भी शामिल किया जाएगा। ओबीसी की जातियों की संख्या को लेकर अभी असमंजस है और इसे दूर करने के लिए सरकार राजनीतिक दलों से भी राय ले सकती है। यह कदम न सिर्फ सामाजिक नीतियों को आकार देगा, बल्कि ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी बड़ा असर डालेगा। आप सोच रहे होंगे कि जनगणना को इतने बड़े स्तर पर कैसे अंजाम दिया जाता है। इसका जवाब है जनगणना अधिनियम 1948। यह कानून भारत सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इस कानून की धारा 8 के तहत जनगणना अधिकारी उन सभी सवालों को पूछ सकते हैं जो फॉर्म में शामिल किए गए हों, यानी जाति गणना के लिए अलग से कानून में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कानून का आखिरी संशोधन 1994 में हुआ था और यह इतना मजबूत है कि सरकार को हर तरह की जानकारी जुटाने का अधिकार देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, इसका सबको इंतजार था कि आखिरकार इस जनगणना में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो फॉर्म में कई तरह की जानकारियां मांगी जा सकती हैं, जैसे कि व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से रिश्ता, लिंग, जन्म तिथि और आयु, साथ ही वैवाहिक स्थिति, शादी की उम्र, धर्म और संप्रदाय भी। इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति की जानकारी भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा यह भी अनुमानित है कि दिव्यांगता, मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता, शिक्षा और रोजगार की स्थिति जैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही आर्थिक गतिविधि, उद्योग की प्रकृति और रोजगार का प्रकार, इसके अलावा पलायन की जानकारी जैसे जन्म स्थान, पलायन का कारण और कितने समय से नए संस्थान पर रह रहे हैं, ऐसे सवाल भी इस प्रक्रिया के दौरान पूछे जा सकते हैं। लेकिन 2011 की जनगणना से तुलना करें तो 2011 में केवल एससी और एसटी के लिए ही जाति का कॉलम था, लेकिन इस बार सभी जातियों की जानकारी ली जाएगी। जनगणना का एक खास हिस्सा है बेघर लोगों और दूर दराज के जनजातियों की गिनती। 2011 में बेघर लोगों की गणना 28 फरवरी को एक रात में की गई थी। सर्वेक्षक रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सड़कों पर जाकर इनकी गिनती करते थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। वहीं अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में रहने वाली जनजातियां जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखती, उनकी गिनती के लिए खास तरीके अपनाए जाते हैं। सरकारी अधिकारी नाव पर खाना और कपड़े भेजते हैं और जब जनजाति के लोग इन्हें लेने आते हैं तब उनकी गिनती की जाती है। पहाड़ी इलाकों में भी जहाँ लोग अपने पशुओं के साथ ऊंचे क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहाँ शिविर लगाकर उनकी गिनती की जाती है। ये जनगणना सिर्फ आबादी
जाति गिनने का काम नहीं है, ये देश की नीतियों को बनाने का आधार है। जाति गणना से ओबीसी और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण और कल्याण योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। साथ ही ये आंकड़े नई राजनीतिक बहस को भी जन्म दे सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जाति गणना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाना आसान नहीं होगा, फिर भी यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह थी भारत की आगामी जनगणना 2026-27 की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जाति गणना सामाजिक बदलाव लाएगी या यह नई चुनौतियां खड़ी करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।